गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने त्रिविलाक तत्वों की विशेषताओं के बारे में जाना। इसके बाद हम आज द्विविलाक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग, द्विविलाक एलिमेंट। द्विविलाक एलिमेंट, द्विविलाक एलिमेंट, द्विविलाक के तत्व। अब आप लोग दीर्घाकार और सारणी को याद कीजिएगा और वहां पर देखिएगा कि द्विविलाक तत्वों को कहां पे रखा गया है। हमने तो आपको बताया था, लेकिन अब आप याद कीजिए कि द्विविलाक के तत्व कहां पे हैं। आपको याद आ गया होगा कि द्विविलाक तत्व कहां पे रखे गए हैं। तो कहां पे रखे गए हैं? यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में। यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में 10 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। 10 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, वो सभी द्विविलाक के अंतर्गत आते हैं। द्विविलाक, अगर आपसे पूछते हैं कि द्विविलाक के अंतर्गत कौन कौन से समूह आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए द्विविलाक के अंतर्गत कौन कौन से समूह है। थर्ड बी है। कौन सा है? थर्ड बी है, फोर्थ बी है, सिक्स बी है, फिफ्थ बी है, सिक्स बी है, सेवंथ बी है, बी, एट और फर्स्ट बी और सेकंड बी। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं द्विविलाक के अंतर्गत। तो कितने कॉलम होंगे? 10 कॉलम होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप जानते हैं 8 में 3 समूह होते हैं, 9 8 9 और 10। तो कुल मिला के 10 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आपको आ गया होगा कि द्विविलाक इस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में 10 ऊर्ध्वाधर है। कहां से लेकर कहां तक? थर्ड बी से लेकर के सेकंड बी तक। मतलब 3 से लेकर के 12 तक के जो भी तत्व आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? द्विविलाक के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत? आगे बात कर ले कि द्विविलाक तत्वों को द्विविलाक में क्यों रखा गया। हम जानते हैं द्विविलाक तत्वों के बाहर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो क्या होता है? 3D। द्विविलाक तत्वों के बाहर कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1। द्विविलाक तत्वों के बाहर कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1 2 10 तक होता है और ns1 और 2। ठीक है। द्विविलाक तत्वों के बाहर कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 to 10 और ns1 और 2। मतलब बाह्यतम कोश से पहले वाले द्वितीयक कोश में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। द्वितीयक कोश में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। वो सारे तत्व कैसे तत्व होते हैं? द्विविलाक तत्व होते हैं। ठीक है। तो द्विविलाक तत्वों की बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? n-1 to 10 ns1 और 2। तो कम से कम आपको ये कंफर्म होना चाहिए, याद होना चाहिए कि द्विविलाक के अंतर्गत कौन कौन से समूह आते हैं। अगर आपको सीरियल ना याद हो तो आप तुरंत दीर्घाकार और सारणी और वहां पर देखेगा कि द्विविलाक में कौन कौन से समूह आते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए आप नोट कर लीजिए, फिर इतना आप तो जान ही रहे हैं, नोट बनाते रहें, नोट कर लीजिएगा। द्विविलाक एलिमेंट, द्विविलाक तत्व, इसमें नोट कीजिएगा आप सभी लोग। दीर्घाकार आवर्त सारणी में, दीर्घाकार आवर्त सारणी में यस तथा पी ब्लॉक तत्वों के बीच, यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के बीच 10 ऊर्ध्वाधर कॉलम, 10 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में स्थित 10 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में स्थित
ये नोट कर लीजिएगा, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी, एट, फर्स्ट बी और सेकंड बी, ये नोट कर लीजिएगा में स्थित, ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए। आगे इसमें लिखिए, वर्गों के सभी तत्वों को, वर्गों के सभी तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। अगली लाइन से नोट कर लीजिएगा, इन सभी तत्वों में, इन सभी तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। आगे इसमें ये सभी तत्व धातु हैं, ये सभी तत्व धातु हैं। आगे तथा इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, तथा इन्हें क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। आपको याद होना चाहिए डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। कोई समस्या हो जाएगा? तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? डी ब्लॉक तत्वों, डी ब्लॉक तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहते हैं। हो जाएगा ना? चलिए ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हम अगला हरी डालेगा आप सभी लोग, डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं। डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं। डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं, ठीक है। पहली विशेषता नोट कीजिएगा आप सभी लोग। हम आपको बताए थे तीसरा ब्लॉक आप लोग पढ़ रहे हैं, दोनों ब्लॉकों में आपको सबसे पहले क्या बताया गया? विशेषता लिखते समय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही कर ले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डी ब्लॉक तत्वों को डी ब्लॉक में क्यों रखा गया, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप लोगों को जवाब यही होना चाहिए क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में या डी उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आपको शुरुआत में बता दिया गया कि जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेगा उसी ब्लॉक का तत्व होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रवेश करता था ब्लॉक का तत्व हुआ, अंतिम इलेक्ट्रॉन में पी में प्रवेश किया पी ब्लॉक का तत्व हुआ, अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी में प्रवेश करता तो डी ब्लॉक का तत्व होगा। ठीक है, ये हम लोग जान चुके। तो पहला हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बता दिया गया कि डी ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1 n-1 d1 to 10 d1 to 10 ns1r2। यस, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन उससे पहले वाले कोश के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा क्या? 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है। यह -1 इसलिए लिखा गया क्योंकि इससे पहले वाले मतलब जो बाह्यतम कोश होगा, बाह्यतम कोश से पहले वाले कोश के द्वितीय कोश में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो किस ब्लॉक का तत्व होता है? ब्लॉक का तत्व होता है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक, तो डी ब्लॉक का तत्व हम जाने। लिखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस ब्लॉक के तत्वों में इस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम से पहले वाले कोश के डी उपकोष में प्रवेश पाता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक के अंतर्गत 3 श्रेणियां हैं, 3D श्रेणी है, 4D श्रेणी है, 5D श्रेणी है। तो ये भी दिए गए हैं, इसको आप देखिएगा। ठीक, आगे उसको नोट कर लीजिएगा। अगला लाइन से डी ब्लॉक
डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये नोट कर लीजिए, डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 10 ns1r2 ns1r2 होता है। हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। एक लाइन इसमें और ले लीजिएगा, डी ब्लॉक के कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक के कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपबाऊ नियम के अनुसार लिखे गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से भिन्न होते हैं, लिखे गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से भिन्न है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाने, ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि इस ब्लॉक के उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 10 n-2 ये होता है। जैसे हम बात कर ले, जैसे आप जानते हैं बताया या थर्ड भी फोर्थ भी समूह में आते हैं, यही था, थर्ड भी था, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स भी, सेवंथ भी, एट है, एट में 8 9 10 आते हैं, एट है, 8 9 10 तीन आते हैं, और फर्स्ट भी है और सेकंड भी है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अगर इन सभी तत्वों का क्या हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम पता चल जाएगा क्या है। अगर देखा जाए, बताया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, आप जानते हैं यहाँ पे कौन सा है, स्कैंडियम आता है। क्या है? स्कैंडियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 21 है। यहाँ पे कौन सा तत्व है? टाइटेनियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 22 है। अगला तत्व कौन सा है? 23 है, जिसका परमाणु क्रमांक बेरिलियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 23 है, जिनका परमाणु क्रमांक 24 है, 25 है, मैग्नीज है, और 26 है आयरन, 26 27 27 किसका है? 27 आपका 27 कोबाल्ट का है, कोबाल्ट कितना है? कोबाल्ट का 27, निकिल का 28 है। ठीक, इस तरह से फर्स्ट में जो तत्व आता है वो कॉपर है, कॉपर, और कौन सा है? जिंक है, कॉपर और जिंक है। इस तरह से सारे तत्व लिखे गए हैं। ठीक है, ये सारे तत्व हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 21 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 21 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 ना, 4s2 और 3d देखते हैं कितना हो गया। 2 2 4 6 2 12 6 18 20 से 21 और 2 23 4s2 2 2 4 6 2 12 6 18 20 20 से 21 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। किसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया स्कैंडियम का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 ये लिखा गया। हम इसको पलट देते थोड़ा सा, हम ऐसा भी कर सकते हैं, 4s2 भी लिख सकते हैं, 4s2 3d1 भी लिख सकते हैं। आप इसको बाद में तब भी सही है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या अंतिम इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा हुआ है, यस में भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ तो हम दिखा सकते हैं डी में कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो सेकंड थर्ड भी परिवार का तत्व होगा। डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा किसका? थर्ड भी। डी में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो फोर्थ भी का तत्व होगा। अगर डी में 5 कितना इलेक्ट्रॉन होगा? डी में 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो किसका होगा? आपका फिफ्थ भी का तत्व होगा। इस तरह से क्रम से जैसे से एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे क्या होता जाएगा?
समूह की संख्या भी बढ़ती जाएगी। यही तो बताया गया कि n-1 d1 to 10n-2 अगर हम इस रूप में लिख दें 3d1 4s2 ऐसा लिख दें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पे भरा? यस में बताया गया 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता ना, यस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया। ठीक, उससे पहले वाले कोष की बात किया जा रहा है, उससे पहले वाले कोष मतलब n-1 तो आपको यही तो n है 4n है, तो क्या किया गया 4 में से 1 घटा दिया, ये किसके लिए? d के लिए है, मतलब बाह्य कोष से पहले वाले कोष के नहीं उस कोष के लिए है। तो 3d आपका लिखा जाएगा 3d आ गया 3d और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन को भर दिया गया। अगर d में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो थर्ड d का, d में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो फोर्थ d का, d में 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो फिफ्थ d का तत्व होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं? इस तरह से हम क्रम से ड्यूब कोष में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं और यहाँ पे जब आते हैं तो s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और d में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है? d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो हम आपके इलेक्ट्रॉन विन्यास बताए थे, उस आधार पर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व किस समूह में रखा गया है और किस ब्लॉक में रखना उचित है। इसको आपको देखकर ही पता चल जाएगा, कर सकते इतना। डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास आया समझ में? डी ब्लॉक तत्वों की बात करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास n-1 d1 to 10 n-2 तक होता है। ठीक है, और उससे पहले कोष के जो भी होंगे आप जानते हैं। और अगर हम मतलब अंतिम कोष से पहले वाले कोष के ड्यूब कोष में अगर इलेक्ट्रॉन भरता है तो डी ब्लॉक का ही तत्व होगा। किस ब्लॉक का तत्व होगा? डी ब्लॉक का। ठीक, तो आप इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिएगा। पहली विशेषता होगी, दूसरी विशेषता आप नोट कीजिएगा नंबर 2। दूसरा नोट कीजिए नंबर 2, ये सभी तत्व धातु हैं। ये सभी तत्व क्या है? ये सभी तत्व धातु हैं, पहले बता दिया गया आपको। तो आपसे पूछा जाए डी ब्लॉक में किस प्रकार के तत्व रखे तो आप बेहिचक बताओ कि डी ब्लॉक में कैसे तत्व हैं? सभी डी ब्लॉक में सभी धातु हैं, जबकि पी में आपको बताया गया था पी में सही प्रकार के तत्व रखे गए हैं, कुछ धातु हैं तो कुछ अधातु हैं तो कुछ उपधातु भी हैं। हो जाएगा, ये हो गया, ये सभी तत्व धातु हैं। अतः सभी तत्व आघात वर्धनीय तन्यता विद्युत ऐसा आप जान लेते, उसको ना नोट कीजिए क्योंकि धातु के आप लक्षण जानते हैं। अगला पॉइंट से नोट कीजिए, ये तत्व धन विद्युतीय हैं। ये तत्व कैसे हैं? ये सभी तत्व धन विद्युतीय हैं तथा धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये सभी तत्व धन विद्युतीय हैं तथा धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये हो गया। अगला पॉइंट जी, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कैसी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? परिवर्ती संयोजकता। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्या है? आयरन है, आयरन कहीं पे +2 संयोजकता प्रदर्शित करता है तो कहीं पर +3 संयोजकता प्रदर्शित करता है। क्रोमियम है 2 भी प्रदर्शित करता है और 3 प्रदर्शित करता है। तो डी ब्लॉक के अधिकांशतः जितने भी तत्व हैं वो क्या करते हैं? एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, और जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं परिवर्ती संयोजकता कहलाती है सबकी। कोई दिक्कत हो जाएगा? डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों का एक विशेष गुण होता है, एक विशेष गुण है डी ब्लॉक के तत्वों का कि डी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं? परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जो इनका एक विशेष गुण है। ये हो जाएगा। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, डी ब्लॉक के तत्वों में उत्प्रेरण का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? उत्प्रेरण। डी ब्लॉक के तत्वों में उत्प्रेरण का गुण पाया जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों में कैसा गुण पाया जाता है? उत्प्रेरण का। और क्यों पाया जाता है उत्प्रेरण का? क्योंकि मतलब कैसे जो ऑर्बिटल होते हैं खाली भरे होते हैं, मतलब आधे भरे होते हैं, रिक्त होते हैं, इनके पास संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा। अगला, किसी आवर्त में बाएं से दाएं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की त्रिज्याएं घटती हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं तथा आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता
वह विद्युत ऋणात्मकताएं बढ़ती हैं। 2 पॉइंट और नोट कर लीजिए। आज डी ब्लॉक के तत्व खत्म होते हैं, डी ब्लॉक के लक्षण पढ़ चुके हैं। एक और नोट कर लीजिएगा, रिक्त डी ऑर्बिटलों की उपस्थिति के कारण, रिक्त डी ऑर्बिटलों की उपस्थिति के कारण ये संकर लवण बनाने का गुण रखते हैं। रिक्त डी ऑर्बिटलों की उपस्थिति के कारण ये संकर लवण बनाने का गुण रखते हैं। ठीक है, संकर लवण जानते होंगे, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है, मतलब इसमें संकर लवणों में जो केंद्रीय परमाणु होता है वो कोई धातु होता है और उसके बीच में जो बंध होता है, जिस परमाणु के द्वारा जुड़ा होता है, उसके बीच और धातु के बीच में उपशासन बंध उपस्थित है तो संकर लवण होता है। ये हो गया। एक पॉइंट और नोट कीजिएगा इसी में, अपूर्ण डी उपकोष की उपस्थिति के कारण, अपूर्ण डी उपकोष की उपस्थिति के कारण ये रंगीन आयन, अपूर्ण डी उपकोष की उपस्थिति के कारण ये रंगीन आयन तथा रंगीन यौगिक बनाने का गुण रखते हैं। रंगीन आयन तथा रंगीन यौगिक बनाने का गुण रखते हैं। आप जानते हैं संक्रमण तत्वों में अधिकांश संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अधिकांश संक्रमण तत्वों में कैसे ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे इस केंद्र की बात करें हम, अभी आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया था, डी में कितना इलेक्ट्रॉन था, डी में 1 इलेक्ट्रॉन था। और आप जानते हैं डी में कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा अयुग्मित है कि नहीं? अयुग्मित मतलब जो जोड़े में ना हो, जो जोड़े में ना हो उसे क्या कहते हैं? अयुग्मित। और जो जोड़े में हो तो उसे क्या कहते हैं? युग्मित कहते हैं। ये हो गया, कोई दिक्कत? तो डी ब्लॉक के अधिकांशता को छोड़ दिया जाए, परिवार को छोड़ दिया जाए और अधिकांशता जितने भी तत्व होते हैं उन सब के पास कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये रंगीन क्या करते हैं? रंगीन आयन देते हैं और रंगीन यौगिक भी बनाते हैं। तो ये सब विशेष गुण है डी तत्वों का, तो इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, इस तरह से डी ब्लॉक तत्वों के गुणों के बारे में हम लोग जाने। कल हम लोग पढ़ेंगे अगला ब्लॉक, एफ ब्लॉक के तत्व। और यह ब्लॉक को हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि यह ब्लॉक का जो गुण होता है डी ब्लॉक तत्वों के गुणों से लगभग मिलता जुलता है। यह ब्लॉक को छोड़ते हैं। आप लोग यह ब्लॉक तत्वों को पढ़िएगा, अगर कोई समस्या होती तो बताइएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना के आधार पर की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे हमें नहीं याद होता कि कौन सा तत्व आवर्त सारणी में किस समूह किस बल में रखा गया है, हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हमें पता चल जाता है आवर्त सारणी में कौन सा तत्व किस समूह किस आवर्त किस ब्लॉक में रखा गया है, ये सारी जानकारी हमें मिल जाती है। तो कल इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। अगर कोई समस्या होती है आप जरूर बताया करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।